हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास पाठ 17 हंसिनी की भविष्यवाणी। इस पाठ के लेखक मनमोहन मालवीय जी हैं, जिनका जीवन परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा तथा समझा था। आज हम उनके द्वारा रचित एक लोक कथा पर आधारित हमारा पाठ है, इसे पढ़ेंगे तथा इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छा और शिक्षाप्रद हमारा पाठ है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। किसी समय एक देश में एक राजा राज करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा बूढ़ा हो गया था। मंत्री ने राजा को सलाह दी, राजन, आप किसी होनहार बालक को गोद ले लें, वह आपके बाद आपका राजकाज संभालेगा। यह एक प्रकार से एक लोक कथा है। लोक कथा का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। लोक कथा का अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही गई कथाएं। हम हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारे दादाजी वगैरह से हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं और उन कथाओं को हम सुनकर फिर आगे किसी को सुनाते हैं। इस प्रकार से ये चलती चली जाती हैं। उसे अगर हमने रिटन रूप दे दिया, लिखित रूप में उसको कर दिया, तो वह हमारी लोक कथा बन जाती है। उसी प्रकार से इस पाठ में यह भी एक लोक कथा है, जहाँ पर एक समय में एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी और राजा बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा होने के बाद वहाँ के जो मंत्री थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप किसी भी बच्चे को गोद ले लीजिए, जिससे कि आपके बाद आपका राजपाट जो भी सिंहासन है वो संभाल ले, क्योंकि बिना राजा के प्रजा नहीं चल सकती। राजा बोले, भगवान नहीं चाहते कि इस देश की राज सिंहासन पर मेरे वंश का राज रहे। मैं भगवान की मर्जी के खिलाफ काम नहीं करना चाहता। राजा ने मंत्री की उस बात को सुनकर कहा कि अगर भगवान चाहते कि मेरा वंशज इस राज सिंहासन पर बैठे और इस भारतवर्ष पर राज करे, तो भगवान मुझे संतान दे देते। अगर उन्होंने मुझे संतान नहीं दी तो उनकी मर्जी कुछ और होगी। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। देश के दूसरे सयाने लोगों ने भी राजा को समझाया, मगर राजा ने सबको यही जवाब दिया, मैं भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने, दूसरे राजाओं ने, अच्छे समझदार लोगों ने, सभी ने राजा को समझाया कि आप बच्चा गोद ले लीजिए, परंतु राजा ने कहा, जैसी ईश्वर की इच्छा है मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूँगा, मैं कोई बच्चा गोद नहीं लूँगा। कुछ दिनों बाद राजा चल बसा। मंत्री जी को फिक्र हुई, अब कौन राजकाज संभाले, कौन राजा बने। वह खुद बहुत बूढ़े थे। राजकाज में अब वह भी छुटकारा चाहते थे। मंत्री जी भी बूढ़े हो चुके थे। राजा के मरने के बाद मंत्री को चिंता हुई कि अब यहाँ का राजकाज कौन संभालेगा। वह खुद भी उनसे छुटकारा पाकर अपने मोक्ष की तरफ जाना चाहते थे, मगर इसकी पहले किसी चतुर आदमी के साथ में वह राजकाज सौंप देना चाहते थे। मतलब कोई भी अगर समझदार इंसान है, चतुर मतलब समझदार बुद्धिमान इंसान के हाथ में वह राजकाज सौंप देना चाहते थे। उसके बाद वह उससे छुटकारा पा लेना चाहते थे। ऐसा चतुर आदमी आखिर कहाँ मिले, कैसे मिले? मंत्री इसी सोच में थे। मंत्री दिन रात सोचते रहते कि कहाँ पर ऐसा चतुर और समझदार आदमी मिले जिसके हाथों में राजपाट सौंप दिया जाए। उन्होंने कुछ चतुर सयाने लोगों से सलाह ली, पर कोई ठीक राय न दे सका। मंत्री सब तरह से निराश हो गया। कुछ सूझ नहीं आ रहा कि क्या करे। राजा का चुनाव साधारण काम तो न था, राज्य भर की जनता के हित अहित का सवाल था। मंत्री बहुत परेशान रहने लग गए। उन्होंने जो भी चतुर समझदार इंसान थे सबसे सलाह ली, परंतु उनको किसी भी प्रकार की सलाह राज नहीं आई, क्योंकि हर किसी को राजा बना देना मतलब अपनी प्रजाओं को संकट में डाल देना। उनके सुख दुख के भागीदारी राजा होते हैं, इसलिए राजा अच्छा होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। आगे है, कहीं किसी गलत आदमी को राजा चुन बैठे तो राज बर्बाद हो सकता था। मंत्री को यह सवाल नामुमकिन जान पड़ा तो क्या वह सवाल सचमुच ही नहीं सुलझा? अब मंत्री को जो उनके मन में सवाल था कि राजा किसे बनाया जाए, तो वह सवाल उनको नामुमकिन सा जान पड़ रहा था। तो क्या उनके राज्य का उनका जो सवाल था उसका कोई भी हल नहीं निकला? नहीं, वह एक दिन अचानक ही सुलझ गया। उनका जो सवाल था एक दिन अचानक सुलझ गया। अब वो कैसे सुलझा, देखिए, हम आगे जानते हैं। उस दिन मंत्री महल के पीछे सरोवर के किनारे टहल रहे थे। वह जगह सुहावनी
सुहावनी सुहासन थी। मंत्री को जब कोई गहरी बात सोचनी होती थी तब वे वहीं चले जाते थे। मंत्री को महल के जो सरोवर था उसके किनारे टहलने चले गए, जहाँ पर वो जगह बहुत ही अच्छी सुहावनी और सुनसान भी थी, जहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं होता। मंत्री को कोई भी बात सोचनी होती थी, गहन अध्ययन करना होता था, तब वो वहाँ पर चले जाया करते थे। आज भी मंत्री वहीं पर गए। उस दिन भी वे वहाँ नया राजा चुनने के बारे में सोचने लगे थे। मंत्री जी सोच में डूबे थे कि यकायक उनके कानों में कुछ भनक पड़ी। पास की कोई बातचीत कर रहा था। मंत्री ने सोचा, इन सुनसान जगह में कौन बातचीत कर रहा है? बातचीत की आवाज़ सरोवर के बीच से आ रही थी। मंत्री ने उस ओर देखा। हंस और हंसिनी उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। मंत्री कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगा। मंत्री को जब वहाँ पर वो राजा के बारे में ही सोच रहे थे कि राजा किसे बनाया जाए, कहाँ से सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य राजा लेके आऊँ, ऐसा सोचते सोचते वह गहन चिंतन में डूब गया। तभी उसको पास से आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा, यहाँ पे तो कोई नहीं है, इसी सुनसान जगह में आवाज़ कहाँ से आई? देखा तो सरोवर के बीचों बीच से वह आवाज़ आ रही थी और पास जाके उन्होंने देखा तो हंस और हंसिनी आपस में मंत्री के बारे में ही बातें कर रहे थे। तो उन्होंने उनकी बातें बहुत ही गौर से सुनी। हंसिनी बोली, आजकल मंत्री जी बड़े उदास दिखते हैं, क्या बात है? मंत्री जी के बारे में हंसिनी बोली हंस से कि मंत्री जी बहुत उदास दिखते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? हंस बोला, अरे तुझे नहीं मालूम, देश के राजा नहीं रहे, वह कोई संतान नहीं छोड़ गए, तब राजा किसे चुना जाए, इसी फिक्र में बेचारे मंत्री उदास हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ के राजा नहीं रहे, उनकी कोई संतान भी नहीं। अब मंत्री क्यों परेशान है? क्योंकि उनको राजा बनाने के लिए कोई योग्य इंसान नहीं मिल रहा है। हंसिनी हंसकर बोली, यह तो कोई फिक्र की बात नहीं, मंत्री इतनी सी बात को लेकर परेशान क्यों हैं? हंस बोला, वाह, यह छोटी सी बात कैसे हुई? नया राजा चुनना क्या हंसी खेल का है? हंसिनी बोली, मैं कब कहती हूँ कि यह हंसी खेल या छोटी बात है, मगर इसका तो एक सीधा उपाय है। हंस बोला, सो क्या? हंसिनी बोलती है कि ये तो बहुत छोटी बात है और इस बात को हंसी मजाक में नहीं मानती हूँ, परंतु इसका बहुत ही आसान उपाय है। इतने पे हंस बोल पड़ा, आखिर कौन सा? हंसिनी क्या कहती हैं? सरोवर के किनारे बैठे मंत्री सुनने के लिए चौकन्ने हो गए। अब मंत्री भी इस बात को सुन रहा था। वो बहुत ही चौकन्ना हो गया कि आखिर हंसिनी क्या बोलने वाली हैं। अपने कान चौकन्ना होना मतलब बहुत ही सचेत होकर कान खड़े करके सुनना। हंसिनी बोली, इसका उपाय यही है कि जिसका यह देश है उसको इसकी राजकाज संभालने दिया जाए। जिसका देश है उसी को राजकाज जो है वो संभालने दिया जाए। हंस बोला, देश अभी तक तो राजा का था, मगर अब नहीं रहा। वह अपना कोई वारिस नहीं छोड़ गया। ऐसे हालात में, मतलब वो पूछ रहा है कि जो देश था वो तो राजा का था, अब राजा नहीं है तो देश किसका है? ऐसे हालात में कौन वहाँ का राजा है? हंसिनी हंसते हुए बोली, तुम भी अनाड़ियों जैसी बातें करते हो, न्याय की बात कहो। देश असल में किसका है? देश का असली मालिक कौन है, राजा या प्रजा? हंसिनी बोलती है हंस से कि तुम भी मूर्खों जैसी बातें करते हो। असल में यह राज तो राजा का नहीं, प्रजा का होता है। असली राजा तो प्रजा होती है। हंस कुछ सोचकर बोला, देश की असल मालिक तो प्रजा है, देश उसका ही है। हंसिनी बोली, हाँ, यही न्याय की बात है। मंत्री को चाहिए कि वह प्रजा के हाथ में राजकाज सौंप दे। हंस बोला, मगर यह कैसे हो सकता है? प्रजा में तो लाखों लोग हैं, राजकाज संभालने के लिए कुछ तो आदमी ही चाहिए। वहाँ पर कुछ आदमी चाहिए राजकाज संभालने के लिए, और देश में तो बहुत सारे लोग हैं, राज्य में तो कैसे सारा काम हो पाएगा? कैसे ये लोग अपने देश को संभालेंगे? हंसिनी बोली, ठीक है, प्रजा अपने में से किसी एक होशियार आदमी को चुने, वे प्रजा की तरह से राजकाज संभाले। राज्य की मालिक तो प्रजा ही है, वह रहेगी, कुछ लोग इसके मुखिया बनकर काम करेंगे।
यदि ठीक काम न बने तो प्रजा उन्हें हटाकर दूसरे आदमी चुन ले। इसमें क्या अड़चन है? हंसिनी ने अपनी पूरी राय वहाँ पर बता दी कि प्रजा मिलकर ही अपने राजा को चुने, और वह राजा अगर सही से काम नहीं करता है तो प्रजा के पास ये अधिकार हो कि वह अपने राजा को हटाकर दूसरा राजा चुन सके। इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने लोकतंत्र स्थापित किया। इससे आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।